पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए आज संसद भवन में वोटिंग हुई और इस चुनाव में संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों ने मतदान किया, जिनके वोटों की गिनती के बाद नए उपराष्ट्रपति के नाम का ऐलान कर दिया गया। आपको ये बता दें कि वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त तक है, इसलिए नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 11 अगस्त को शपथ ग्रहण करेंगे। जगदीप धनखड़ एनडीए के उम्मीदवार थे, जिनका सीधा मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा से था। वैसे उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे क्या होंगे, इसका अंदाजा लगा पाना किसी के लिए बहुत मुश्किल नहीं था। आप में से बहुत से लोगों को ये पता होगा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही वोटिंग करते हैं। संसद के दोनों सदनों की संख्या के हिसाब से एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ की जीत पहले से तय थी। उसके बाद भी कांग्रेस इस उम्मीद में थी कि वो विपक्षी दलों को एकजुट करके उपराष्ट्रपति के चुनाव में बीजेपी को चुनौती दे सकती है। हालांकि कांग्रेस पार्टी और मार्गरेट अल्वा की इस उम्मीद को भी टीएमसी ने पहले ही चकनाचूर कर दिया था। टीएमसी ने उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग न करने का ऐलान पहले ही कर दिया, क्योंकि टीएमसी का आरोप था कि मार्गरेट अल्वा का नाम घोषित करने से पहले कांग्रेस पार्टी ने ममता बनर्जी से कोई बात नहीं की थी। मैं उत्पल कुमार सिंह, रिटर्निंग ऑफिसर, उपराष्ट्रपति निर्वाचन 2022 एतद द्वारा घोषणा करता हूं कि श्री जगदीप धनखड़ राजभवन वार्ड 45 हेयर स्ट्रीट कोलकाता 700001 भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं। तो बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आज श्री जगदीप धनखड़ जी जो उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के हमारे प्रत्याशी थे, बहुत अच्छे बहुमत से, यानी कुल 725 वोट पोल हुए, जिसमें से 528 वोट श्री जगदीप धनखड़ जी को मिले और वो जीत करके और देश के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं। उनके मुकाबले में अल्वा मार्गरेट मैडम को मात्र 182 वोट मिले हैं। देखा जाए तो इसमें भी 15 वोट जो है वो कैंसिल ही हुए होंगे, क्योंकि दो ही प्रत्याशी थे, तो दोनों को 710 वोट मिले, 15 कैंसिल भी हुए हैं। ये भी एक चिंता की बात है। लेकिन उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी जीते हैं इतनी भारी बहुमत से। मैं अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इस नए दायित्व के साथ देश में एक अपना जो दायित्व है, खास करके संवैधानिक पद का जो ये दायित्व है, इसको बहुत बखूबी निभाएंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एक अजीब किस्म की राजनीति पे भरोसा रखते हैं। वो राजनीति जो भी हो संविधान के मुताबिक तो है नहीं। उनका खुद का एक अलग सा नियम, कई बार इस वोट के बाद भी आपको स्टेट इलेक्शन के बाद भी आपको पता चला था किस तरह से वो संविधान को मरोड़ देते हैं, निचोड़ देते हैं, जनता की हत्या भी होने देते हैं उनके राज्य में। तो उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद करना भी नहीं चाहिए। लोकतंत्र पर भरोसा और सम्मान उनका अगर होता तो उनके ये राजनीतिक ज़िंदगी में इसका प्रभाव पश्चिम बंगाल में ज़रूर अच्छा आता। खैर, उनकी जीत और उनकी वोट देना या पार्टिसिपेट करना ना करना खास फर्क पड़ता नहीं है। जगदीप धनखड़ देश के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति भी होते हैं और जगदीप धनखड़ के चुनाव जीतने के बाद संसद में बड़ा अनोखा संयोग बन गया है। जगदीप धनखड़ राजस्थान के झुंझुनू जिले के हैं और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला भी राजस्थान के ही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्रवाई का संचालन राजस्थान से जुड़े नेता ही करेंगे। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बनने वाले राजस्थान के दूसरे नेता हैं। उनसे पहले भैरव सिंह शेखावत वर्ष 2002 से 2007 तक उपराष्ट्रपति पद पर रहे थे। बड़ा दिलचस्प संयोग ये भी है कि भैरव सिंह शेखावत और जगदीप धनखड़ दोनों का संबंध राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र से ही है। भैरव सिंह शेखावत सीकर के मूल निवासी थे, तो जगदीप धनखड़ की जन्मभूमि झुंझुनू जिले में है,
जहां की मिट्टी से वो कभी दूर नहीं हुए। किसान के घर में पैदा हुआ, तात्कालिक हालात देखे, पढ़ने के लिए 6ठी क्लास में 6 किलोमीटर पैदल जाना, स्कॉलरशिप के माध्यम से आगे की पढ़ाई करना, भारत के लोकतंत्र के लिए ये एक मेजर माइलस्टोन मानता हूं। सिर्फ 30 सेकंड में अपनी 71 साल की जीवन यात्रा वही शख्स समझा सकता है जो बेशुमार उपलब्धियों के बावजूद जमीन से जुड़ा हो। जगदीप धनखड़ ऐसी ही शख्सियत का नाम है जिन्होंने सफलता के बावजूद अपनी सरलता को बचाए रखा। जिन लोगों ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के तौर पर जगदीप धनखड़ को देखा है, वो शायद जगदीप धनखड़ को पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। उन्हें समझने के लिए राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठाना गांव की गलियों, खेत खलियानों में जाना होगा, जहां की मिट्टी में तपकर वो जगदीप बने। राजस्थान और हरियाणा की सीमा के पास बसे इसी गांव में जगदीप धनखड़ का जन्म हुआ। गांव के इसी स्कूल में उन्होंने 5वीं तक पढ़ाई की और फिर आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें 2 साल तक रोज 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। इतने बड़े परिवार के व्यक्ति होने के बावजूद भी एक साधारण बच्चों के साथ खेलना कूदना है और उनके साथ पीटी में जाना और हर बात में मतलब एक उन्होंने ये कभी नहीं दिखाया कि मैं इस तरह का हूँ। उन्होंने एक साधारण परिवार के तरह ही एक अपना जीवन व्यतीत किया। संघर्ष के बाद सफलता का सिलसिला भी बचपन से ही जगदीप धनखड़ के साथ चल रहा है। पढ़ाई के लिए पैदल चलने का संघर्ष 2 साल बाद खत्म हुआ और उन्हें चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल में दाखिला मिल गया। 12वीं की पढ़ाई के बाद उन्होंने एनडीए की परीक्षा पास कर ली, लेकिन नजर कमजोर होने की वजह से फौजी अफसर नहीं बन पाए। इसके बाद उन्होंने जयपुर यूनिवर्सिटी से बीएससी और फिर एलएलबी की पढ़ाई की और वकालत करने लगे। वकालत के दौरान ही वो हरियाणा के कद्दावर नेता चौधरी देवीलाल के संपर्क में आए, जिनके कहने पर जगदीप धनखड़ ने 1989 में जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ा। उन्होंने झुंझुनू लोकसभा सीट पर 1,60,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की। वीपी सिंह की सरकार में उन्हें उप मंत्री बनाया गया। 1991 में चंद्रशेखर की सरकार बनवाने में भी जगदीप धनखड़ की अहम भूमिका थी। इसी दौरान वो राजीव गांधी के संपर्क में आए और 1991 में जगदीप धनखड़ कांग्रेस में शामिल हो गए। झुंझुनू की बजाय कांग्रेस ने उन्हें अजमेर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ाया, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। माना यही गया कि अजमेर में जगदीप धनखड़ को कांग्रेस की गुटबाजी ने हरवा दिया था। उन्नीस में जगदीप धनखड़ किशनगढ़ सीट से कांग्रेस के विधायक चुने गए, लेकिन 1998 में उन्हें विधानसभा के बजाय फिर झुंझुनू से लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया। लोकसभा चुनाव हारने के नाम पर ही उन्हें कांग्रेस ने अगले चुनाव में टिकट देने से इनकार कर दिया। कांग्रेस में कोई भविष्य नहीं बचा था, लिहाजा 2003 में जगदीप धनखड़ बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने उन्हें कभी चुनाव नहीं लड़ाया और जगदीप धनखड़ वकालत में व्यस्त हो गए। उनका राजनीतिक सफर लगभग खत्म मान लिया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जुलाई 2019 में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाकर सबको चौंका दिया। कभी नहीं की थी ऐसी उम्मीद, हमें किसी को पता भी नहीं था, और अभी का नहीं, जब ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने तब भी किसी को मालूम नहीं था। ये राज्यपाल बना तो ये जितने हमें ये उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी जो है, और ये बड़े टाइमली फिर ये चुनाव आ गए। इसके अपने
वाइस प्रेसिडेंट के, तो ये उम्मीद तो नहीं थी कि इतना जल्दी इनका नॉमिनेशन हो जाएगा। और फिर जैसे कहते हैं ना, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में जगदीप धनखड़ का कार्यकाल विवादों में घिरा रहा, लेकिन जगदीप धनखड़ ने सरकार की गलती पर टोकने और आगाह करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। वो सदन से सड़क तक अपने दिल की बात बोलते रहे। 2021 में ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद उन्होंने जो बयान दिया वो तो अभूतपूर्व ही था। I have been in touch with the Honorable Chief Minister. She has taken steps when I indicated to her. Our first priority is we must bring end to this senseless violence, horrendous violence that has affected society at large. जगदीप धनखड़ को जब उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया, तब इसे उनके ममता विरोधी स्टैंड का इनाम ही माना गया। हालांकि उनके भाई बंधुओं की नजर में इस फैसले का सियासी दायरा पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है। राजनीतिक रूप से देखें तो इसका निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। आने वाले चुनाव में राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सभी जगह किसान वर्ग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। निश्चित रूप से इससे इसका पार्टी को फायदा मिलेगा। डोमिनेटिंग कास्ट है, किसान वर्ग डोमिनेटिंग है, जाट्स बड़े राजस्थान में डोमिनेटिंग है, काफी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं जाट्स के, ऑल आर फ्रॉम बीजेपी। तो इस सब के लिए जो और इसका एडवांटेज आगे मुझे लगता है असेंबली चुनाव में ही मिलेगा। राजनीति से इतर जगदीप धनखड़ की निजी दुनिया भी है और वहां भी सुख के साथ दुख का कदमताल होता रहा। सुदेश धनखड़ के साथ उनकी शादी 1979 में हुई थी। बेटे दीपक और बेटी कामना के जन्म के बाद परिवार खुशहाल था, लेकिन 1994 में खुशियों को ग्रहण लग गया। 14 साल की उम्र में जगदीप धनखड़ के बेटे दीपक का ब्रेन हेमरेज से निधन हो गया। बेटे के निधन के बाद जगदीप धनखड़ का दिल टूटा, लेकिन उन्होंने खुद को भी संभाला और अपने परिवार को भी, जिसका दायरा लगातार बढ़ता गया। उन्होंने अपने पूरे गांव को अपना परिवार बना लिया, जहां से वो कभी दूर नहीं हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपकी जगह पे उद्धव जी ठाकरे